आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम पेज नंबर 124 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। और ये जो 124 का पहला प्रश्न है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है और ये 5 अंक का आता है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप इसे ध्यान से समझें। प्रश्न है, वृकाणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर समझ लेते हैं और फिर इसको आसान करने के लिए हम एक अलग से फिगर बनाते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो बन नहीं पाएगा आपसे एग्जाम में, और अगर आप बना भी लेते हैं तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पर स्पष्ट फिगर एक है यहाँ पर बनाया हुआ, इस तरह से भी आप यदि एग्जाम में फिगर बनाते हैं तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि कई बुक्स में इस तरह का फिगर दिया हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर फिगर बनाना है और क्रियाविधि भी समझाना है। यहाँ देखिए, यहाँ एक ये कप के आकार का एक प्याली नुमा संरचना होती है। ये जो है प्याली नुमा संरचना, इसे बोमन संपुट कहते हैं। ये सबसे ऊपरी हिस्सा है बोमन संपुट। अब इस बोमन संपुट में ये जो कुंडली दिखाई दे रही है, कुंडली ये धमनी का कुंडली है। धमनी अर्थात जिसमें रक्त बहता हो, ये रक्त वाहिका है। तो ये आने वाला है तो अभिवाही धमनी और ये निकलने वाला है तो अपवाही धमनी। अब देखिए, इसकी बनावट ऐसी होती है कि मान लिया जाए कि एक पाइप है, तो पाइप का व्यास इधर अधिक है और इधर कम है, अर्थात पाइप इधर मोटा है इधर पतला है। अगर इधर से ज़्यादा पानी प्रवेश करता है और इधर का छिद्र जो है पतला है, तो इस पाइप के अंदर प्रेशर पड़ेगा और यहाँ इसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे कुछ पदार्थ इसमें निकल के आ जाते हैं। जैसे हम कपड़ा धोते हैं और निचोड़ते हैं तो उसको ऐंठते हैं तो क्या होता है, पानी गिरता है। ठीक वही क्रिया यहाँ होती है। तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये पूरा भाग, इसको ग्लोमेरुलस, ध्यान रखिएगा, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब यहाँ से ये जो छना हुआ भाग है, ये निस्यंद है, ये छना हुआ भाग इस कुंडली से होके इधर आती है। तो इस कुंडली को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो आता है तो एक यू आकार के लूप का निर्माण होता है। ये यू आकार, इसे हेनले का लूप कहते हैं, इसको हेनले का लूप कहा जाता है। इसके बाद यह पुनः मोटी हो जाती है और यहाँ एक और लूप बनता है नलिका, तो इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। अब ये आके यहाँ पर इससे संग्राहक वाहिनी, ये जो संग्राहक वाहिनी है, ये जाके मूत्राशय में खुलता है तो इसमें आके मिल जाता है। अब इसकी क्रियाविधि समझ लेते हैं। यहाँ से रक्त वाहिका में आता है, यहाँ पर दबाव पड़ने से उसके जो कुछ पदार्थ हैं, जिसे वर्ज्य पदार्थ भी हम कह सकते हैं, इसमें गिर जाते हैं, इसमें आ जाते हैं बोमेन संपुट में और यहाँ से पाइप के माध्यम से इधर आते हैं। किंतु वर्ज्य पदार्थ के अलावे इसमें और अच्छे पदार्थ भी होते हैं जो शरीर के, जो कोशिकाओं के पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये इस नलिकाओं में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। यही क्रिया यहाँ तक भी होती है, अवशोषित करने का काम होता है, और जो वर्ज्य पदार्थ बच जाता है उसे मूत्र के रूप में इस संग्राहक वाहिनी में डाल दिया जाता है और यह जाके मूत्राशय में खुलता है। तो समझ गए होंगे क्रियाविधि। अब आइए कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। वृकाणु की रचना, क्वेश्चन में है कि रचना भी लिखना है। तो वृकाणु में एक कप नुमा आकृति होती है जिसे बोमन संपुट कहा जाता है। बोमन संपुट के निचले भाग से एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है जो संग्राहक नलिका तक पहुंचती है। बीच में यह नलिका यू आकार की और पतली हो जाती है, जिसे हेनले का लूप कहा जाता है। बोमन संपुट में अभिवाही धमनी जाल के रूप में बना होता है। अब इसकी क्रियाविधि समझते हैं।
ग्लोमेरुलस में रुधिर दबाव के कारण छानना प्रारंभ होता है, जिसमें निस्यंद बोमेन संपुट से नलिका में प्रवेश करते हैं। इस नलिका में कुछ उपयोगी पदार्थ का जैसे ग्लूकोज जल आदि होता है, जिसका पुनः अवशोषण होता है। इसके बाद शेष बचे हुए निस्यंद संग्राहक नलिका में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से क्रिया विधि और रचना दोनों हम लिखेंगे, और फिगर केवल जो समझाए हैं वो बनाने के लिए आपको 5 अंक का आता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर लिखेंगे। उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, मतलब भाप द्वारा। लिखेंगे पत्तियों द्वारा शेष बचे हुए जल का उत्सर्जन किया जाता है। देखिए पत्तियों में बहुत ही महीन महीन रंध्र होते हैं, तो क्या होता है कि नीचे से जो जाइलम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है, तो पादप के कार्य से जो अतिरिक्त जल बच जाता है वो पत्तियों के उसी महींद्र रंध्रों से वाष्प के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा, पत्तियों का त्याग कर। अब देखिए पादप पत्तियों में कुछ उत्सर्जी पदार्थ पहुंचाकर उनका त्याग कर देते हैं। पौधे क्या करते हैं कि जो उनके लिए त्याज्य पदार्थ हैं तो उनको पत्तियों में डाल देते हैं, और देखते होंगे हम लोग कि पत्तियां कुछ दिन में पीली हो जाती हैं और वो तने से टूटकर नीचे गिर जाती हैं। तो गिरने का यही कारण होता है कि पादप उसमें उत्सर्जी पदार्थ डाल देता है, क्योंकि वो अब उसके काम का नहीं होता है और पत्तियां उससे अलग हो जाती हैं, तो इस प्रकार उत्सर्जी पदार्थ भी अलग हो जाता है। अब तीसरा, गोंद के रूप में। पादप में कुछ बेकार पदार्थ होते हैं जो गोंद के रूप में बाहर निकल जाते हैं। देखिए हम लोग देखते होंगे कि किसी पादप में कहीं कुछ कट जाता है तो वहाँ से एक लसानुमा पदार्थ निकलता है, जिसे हम गोंद कह सकते हैं। तो इस रूप में भी पादप कुछ बेकार पदार्थ जो उनके अंदर होते हैं उस गोंद में डालकर उसे बाहर निकाल देते हैं। अब चौथा, छाल का त्याग कर। पादप कुछ वर्ज्य पदार्थ छालों में पहुंचाकर उसका त्याग कर देते हैं। देखिए हम लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे पौधे पुराने होते जाते हैं उनसे छाल अपने आप छूटकर नीचे गिरता रहता है। तो यही कारण है कि छाल में मृत कोशिकाएं होती हैं, कुछ वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो समय समय पर छूटकर उनसे अलग होते रहते हैं और वर्ज्य पदार्थों को अलग करते रहते हैं। अब पांचवा, फल के रूप में। पादप फलों में कुछ ऐसा पदार्थ पहुंचाते हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं होता है और कुछ समय बाद फल का त्याग कर देते हैं। देखिए फल हमारे लिए तो उपयोगी है, किंतु ये पकता है क्यों? क्योंकि पादप उसमें ऐसा पदार्थ डालने लगते हैं जो पादप के लिए वर्ज्य होता है, उपयोगी नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को फल में संचित किया जाने लगता है और कुछ समय के बाद उस फल का स्वयं पादप द्वारा त्याग कर दिया जाता है। तो इस तरह से पेज नंबर 124 के सभी प्रश्न हो गए। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास का सभी प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।